Hello students, so we are doing laws of motion chapter number 5 and today we will do next topic that is free body diagram. Basically ये numerical part है इस chapter के topic का, मतलब इस chapter में ये जो topic है that is based on numerical part. अपने 11th क्लास के सिलेबस में कभी कभी बहुत सिंपल एक न्यूमेरिकल आ जाता है इससे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. 2-3 तरह का मोशन बताऊंगा मैं आपको कनेक्टेड बॉडीज में, उसमें सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी. क्लियर? तो 1 बाय 1 करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास पुली सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, मास पुली सिस्टम पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखो, जब सपोज मेरे पास सिंपली एक मास है जो आपने क्लास 9th में भी किया होगा, इस पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं मेरे को इसकी एक्सेलरेशन, सपोज इसमें कुछ एक्सेलरेशन हुई ए, तो इसका फोर्स निकालने को तो बोला, तो मैं बोल दूंगा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसकी मास की कुछ वैल्यू दी होगी, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू दी होगी, मैं फाइंड आउट कर लूंगा इजीली. क्लियर? बट जब कनेक्टेड बॉडीज होती हैं, जब कनेक्टेड बॉडीज होती है, मतलब 2-3 मास आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि एक पूरे सिस्टम को हम ब्रेक कर लेंगे. ठीक है, डिफरेंट जितने मास होंगे उतने मास में ब्रेक कर लेंगे, और एक फ्री बॉडी पे, एक मास पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसको लिख लेंगे और वहां से सब चीज कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, तो सबसे पहले मास पुली सिस्टम में क्या है, सपोज मेरे पास एक ये पुली है. ठीक, ये ऊपर से रिजिड सपोर्ट से पुली बंधी हुई है, मूवेबल पुली नहीं है. ठीक, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लटका है, उसके साथ ये एक मास है, ये एक स्ट्रिंग है और एक ये मास है. क्लियर? ये घूम रहे हैं, मतलब मास ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक, मास इधर की तरफ कब जाएगा, जब ये मास ज्यादा होगा. सपोज ये कैपिटल एम मास है, ये स्मॉल एम मास है, ये नीचे जाता तो मतलब ये मास बड़ा होता. क्लियर? अगर ये मास बड़ा है, ये नीचे की तरफ जाएगा. क्यों जाएगा नीचे की तरफ? ये नीचे की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि इस पे नीचे वेट लग रहा है, कितना, mg वेट लग रहा है ना. ऐसे ही इस मास पे भी वेट तो लग ही रहा होगा नीचे, mg. ठीक, सपोज ये मास बड़ा है, मतलब m ग्रेटर देन m है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब इस पे कौन कौन, ये पूरा सिस्टम है मास पुली सिस्टम, इस पे कौन कौन सी तरह की फोर्सेस आती हैं, कौन कौन सी तरह की फोर्सेस आती हैं इस मास पुली सिस्टम पे. ये एक स्ट्रिंग है. ठीक, अभी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग मतलब खुद में अपने आप में इलास्टिक नहीं है, एक्सटेंड नहीं होती. ठीक है, ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब कोई यहां पर कोई इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा. आपने क्लास में भी पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ना, दो सरफेस के बीच में अगर सरफेस स्मूथ ना हो तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो अभी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है. ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग. ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं है. मास जो यहां हमने मास लगाए हुए, ब्लॉक्स लगाए हुए, बस इन्हीं का ही मास है, स्ट्रिंग का अपना कोई भी मास नहीं है. क्लियर? अब स्ट्रिंग का अपना कोई भी मास नहीं है, मेरे पास मास किसका है, बस इन ब्लॉक्स का है. ठीक, तो अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं. एक तो इसमें फोर्स लग रही है mg. अब स्ट्रिंग में भी एक तरह की फोर्स लगती है, स्ट्रिंग में फोर्स इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में ये क्या है, ये तो एजम्पशंस हैं, जो मैं एजम्पशंस लेके चलता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ठीक है, किसी भी बुक में आपको यही मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा. ठीक है, ये मास की वैल्यू भी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसकी कुछ एजम्पशन है कि फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. ठीक, फोर्स स्ट्रिंग में जो होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स. टेंशन टी से डिनोट करते हैं स्ट्रिंग में जो फोर्स आती है. ठीक है, वो जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगती है, याद रखना है कैसी लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट. तो
तो इस मास में ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इसमें एक तरह का खिंचाव आ जाएगा, टेंशन फोर्स आ जाएगी इस पॉइंट पे। अगर इस मास की बात करें, इस पॉइंट से दूर, अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन, और इस मास की बात करें इससे भी अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये दो फोर्सेस ये होगी स्ट्रिंग में फोर्सेस। अब सिंगल ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो चेंज नहीं है ना, सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करती है उसमें कितना खिंचाव आएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग तो क्या है, सेम है, ये जो धागा है वो सेम है, तो टेंशन फोर्स जो यहां होगी वही यहां पर होगी, क्लियर। एक ही स्ट्रिंग है, यहां से यहां कनेक्टेड है। अब ये यहां से नीचे जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो यहां से यहां इसकी एक्सीलरेशन है इधर नीचे a, और यहां से ये ऊपर आ रहा है, तो मतलब a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। सिमिलरली एक्सीलरेशन भी सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एक ही स्ट्रिंग है, एक्सीलरेशन भी सेम है। अभी मैंने ये नहीं कह रहा अलग अलग एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी क्या है इसमें, सेम एक्सीलरेशन है। a एक्सीलरेशन से यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ a एक्सीलरेशन से ऊपर आ रहा है, क्लियर। तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, फोर्सेस कौन कौन सी हैं, टेंशन फोर्स, एक वेट, बस ये फोर्सेस, क्लियर। अभी मास पुली सिस्टम में अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब ये पूरा सिस्टम है, इसको ब्रेक कर लेंगे। सपोज दो मास है, मतलब अलग अलग बॉडीज बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री एक बॉडी बना लेंगे। सपोज ये m मास है, इसको ब्रेक करके अब इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं हम उसको लगा देते हैं। ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे mg लग रही है, एक्सीलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है ना, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही इस पे, क्लियर। तो अब मेरे पास पूरे सिस्टम को सॉल्व करना मुश्किल है, बट उसको ब्रेक कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम में। एक ये डायग्राम बना लूंगा अलग से, एक ये, और ब्रेक करके दो इक्वेशंस बना लूंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर। अब ये ऊपर जा रहा है, और एक और फ्री बॉडी डायग्राम है ये, इस पे भी नीचे फोर्स लग रहा है, वेट mg, ये तो नीचे ही लगेगा हमेशा ग्रेविटी की वजह से, ठीक। ऊपर अवे फ्रॉम द पॉइंट हमेशा टेंशन लगती है, ये पॉइंट है मास का, इससे ऊपर अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है हमेशा टेंशन। आप बोलोगे सर टेंशन ऐसे क्यों नहीं लगाया, टेंशन हमेशा कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। स्ट्रिंग में इस मास की वजह से कितना खिंचाव आ रहा है स्ट्रिंग में, टेंशन, यहां भी अवे फ्रॉम द पॉइंट, याद रखना है, क्लियर। ये भी एक डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम है, और इसमें एक्सीलरेशन का है नीचे। तो मेरे पास दो फ्री बॉडी डायग्राम बना ली इस सिस्टम का, ये डायग्राम, ठीक। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है मुझे, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब हमेशा क्या लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ से, मतलब एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इससे हम ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी में भी इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू ये जो मास होगा m, इस केस में क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू, और a क्या है इसकी एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रही है mg, एक ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन, और ये कहां जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, तो मतलब टेंशन बड़ी होगी mg से, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। मतलब जहां एक्सीलरेशन जा रही है उसको पहले लिख लेना, उस फोर्स को जहां एक्सीलरेट कर रहा है, t 1 मिनट, टेंशन T माइनस mg इक्वल टू ये मास इनटू कितनी एक्सीलरेशन है, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, चाहे आप, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये एक तरह से मेरे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम है, एक ये है, इसमें देखो यही बनाया मैंने, इसमें नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है, mg वेट माइनस टी, ये नीचे ये ऊपर, टी ऊपर लग रहा है, वेक्टर है mg माइनस टी, दैट इज इक्वल टू मास, कैपिटल M मास है, और इसकी यही एक्सीलरेशन है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको मास की वैल्यू दी होगी, सॉरी मास की वैल्यू दी होगी, आप टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। ऐसे ही आपको एक्सीलरेशन बोलेंगे, इसमें कितनी एक्सीलरेशन हो रही है सिस्टम में, तो एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। दो मास तो नोन होंगे, 2 kg 3 kg 5 kg, दोनों मास नोन होंगे, g की वैल्यू भी नोन है, अगर दिया हुआ है तो 9.8 लेना है, नहीं तो 10 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। m तो अननोन कौन से हैं, एक्सीलरेशन अननोन है और टेंशन, इसमें एक्सीलरेशन कितना है सिस्टम में और टेंशन कितना है सिस्टम में, वो दोनों आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक, ये दो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये कैसे बनती हैं? फ्री बॉडी डायग्राम से। कनेक्टेड बॉडीज का मोशन है, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सिंगल बॉडी होती है तो मैं इजीली निकाल सकते हैं, दो बॉडीज है तो ये जो फोर्स है अब ये बस क्या हो जाता है, दो बॉडीज में नेट फोर्स हो जाता है। ये नेट फोर्स हो गया ना दो बॉडीज में, क्लियर। ये क्या हो जाता है? नेट फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक बॉडी उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है, अब ये तो ऊपर नीचे है, वर्टिकल में होता है। अगर अभी मैं केस कराऊंगा हॉरिजॉन्टल वाला तो उसमें इधर उधर भी फोर्स लग सकती है, ठीक है। तो सारी फोर्स को हमने देखना है, उसका नेट फोर्स निकालना है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके हमने इक्वेशन बना लेनी, क्लियर। तो ये फर्स्ट केस है मास पुली सिस्टम का, ठीक। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, यही बताता हूं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आता है, सपोज यू हैव फ्रिक्शनलेस पुली विद टू मासेस इन द स्ट्रिंग। ये सब आता है, फ्रिक्शनलेस पुली है, दो मास हैं स्ट्रिंग में, ठीक। सब कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है वो इंफॉर्मेशन दिया होता है, क्लियर। क्या दिया होगा? सपोज ये 2 kg मास है, ये 5 kg मास है, ठीक। अभी यहां कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक। 2 kg मास है, 5 kg मास है, तो आप इसमें फाइंड द, क्वेश्चन आएगा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम जिस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है वो एक्सीलरेशन निकाल लो और स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्लियर। तो मैं यहां से बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको यहां बनाना है तो यहां बना सकते हो। ये 2 kg मास है, इस पे नीचे की क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा, कितना? mg, 2 × g, ये वेट लग रहा होगा नीचे, क्लियर। और अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन लग रहा होगा, यहाँ भी अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन, नीचे वेट लग रहा होगा 5g। और ये बड़ा मास है तो एक्सीलरेशन ऐसे हो रहा होगा, ये एक्सीलरेशन हो रहा होगा, ये बड़ा मास है तो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पे नीचे यहाँ फोर्स, इधर टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इसकी और ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? T - 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। 2 kg मास दिया और इंटू एक्सीलरेशन, क्लियर। एक और फ्री बॉडी डायग्राम है, 5 kg वाला मास, इसमें नीचे वेट लग रहा है 5g, mg वेट होता है, ऊपर टेंशन, और तो कोई फोर्स नहीं है इसमें, यही दो फोर्स लग रही है और कोई फोर्स नहीं है। और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है तो ये वाला वेट ज्यादा है, ये वेट ज्यादा है ना, 5g - t इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब इनको सॉल्व करना है, यहां से t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू कितनी आएगी? 2a + 2g और 2a + g, ये भी लिख सकते हैं t की वैल्यू, और यहाँ पुट कर दो 5g - t की वैल्यू पुट कर दो 2a + g इक्वल टू 5a। तो यहाँ से 5g - 5a - 2a - 2g इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5g - 5a - 2a - 2g, तो ये कितना आएगा? 3g - 7a इक्वल टू 0, 7a इक्वल टू 3g, a इक्वल टू 3/7 इंटू g, और g की वैल्यू सपोज 10 है तो 30/7 मीटर/सेकंड²। तो एक्सीलरेशन निकल गई सिस्टम की, ठीक है ना। दो इक्वेशन को ही तो सॉल्व किया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहां से t निकाला, यहां पुट कर दिया, तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 30/7। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को यहां पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, t एक्सीलरेशन कितना है? 30/7 प्लस g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? 70 + 30, 100/7 इंटू 2, 200/7 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इस स्ट्रिंग की फोर्स आ गई, टेंशन फोर्स आ गई, ठीक है। टेंशन क्या है? एक तरह का फोर्स है जो स्ट्रिंग में हम बात करते हैं, ठीक। इस स्ट्रिंग में फोर्स है जिसको हमने टेंशन बोला, क्लियर। तो टेंशन कितना आ गया? 200/7, और इसकी यूनिट जरूर लिखनी है न्यूटन, और ये एक्सीलरेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
बट इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट। अगर आपको ये पता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, समझ गए। टेंशन और एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं इसको होमवर्क में देता हूं, उसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। ऐसा ही दोबारा से इसको बना देते हैं। ये एक मास है 10 kg का, ठीक है। ये एक मास है दूसरा 3 kg का, क्लियर। ये एक्सीलरेशन है, ऑब्वियसली ये मास बढ़ा है तो इधर एक्सीलरेशन आ रही होगी, तो इसमें भी यही चीज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन, क्लियर। 10 kg 3 kg, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, यू हैव टू फाइंड इट, दिस इज योर होमवर्क, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लेना और इसको सॉल्व करना, 3G 10G। ठीक, तो ये तो एक तरह का केस हो गया मास पुली सिस्टम का, ठीक है। सेकंड केस जो हम पढ़ते हैं वो भी एक तरह का ऐसा ही है, स्ट्रिंग मास सिस्टम ही है, स्ट्रिंग मास सिस्टम। स्ट्रिंग मास सिस्टम क्या है, सपोज मेरे पास अभी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्लियर। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरे पे एक मास है, ये M3, ठीक है, सॉरी M1, कुछ भी ले लो, कोई भी मास है। अभी मैं आपको सिर्फ एक जनरल इक्वेशन निकालने सिखा रहा हूँ, M2 M1, और यहां से मैं इसको खींच रहा हूँ, इस पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये आपके पास मास है। तो इसमें अब आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, बोथ स्ट्रिंग, कौन सी दो स्ट्रिंग, एक ये और एक ये जिससे ये बंधा हुआ है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। और क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द टोटल फोर्स F, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इन तीनों को खींचने के लिए। मास M1 M2 M3 अभी मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्लियर। और क्या पूछेंगे, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ये पूछेंगे, क्लियर। और फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम पूरा, इस पे फोर्स लग रहा है M, तो पूरा सपोज A एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो इसकी कितनी एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी तरह की कनेक्टेड बॉडीज में जो हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो अब आपको ये सपोज सॉल्व करने के लिए बोल दिया, तो इसमें अब देखो यहाँ फोर्स लग रहा है, ये आगे खींचेगा इसकी वजह से, ये आगे खींचेगा इसकी वजह से, ये तो कनेक्टेड बॉडीज हैं। अब अवे फ्रॉम द पॉइंट एक फोर्स लग रही होगी, कितनी, टेंशन, सपोज T। इस मास के लिए भी अवे फ्रॉम द पॉइंट कितनी टेंशन, सेम ही है, एक ही स्ट्रिंग है, तो ये भी टेंशन फोर्स, यहाँ भी टेंशन फोर्स। इसने इसको खींचा तो इस पॉइंट पे इसके अवे टेंशन लग रही होगी T डैश, सेम टेंशन नहीं है क्योंकि अलग स्ट्रिंग है, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, अलग स्ट्रिंग है। और इसकी मास के लिए इस पॉइंट पे भी सेम टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, इसके पीछे तो कोई फोर्स नहीं है ना। जब अभी फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी सबके, ठीक है। बट अभी क्या है, ये फोर्स है, क्लियर। और अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक एक चीज समझते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सपोज सबसे पहले मैंने M1 मास बनाया, अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर F फोर्स लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है। इस M के लिए ये टेंशन है, ये वाला एरो, इस M2 के लिए एक ये एरो है, एक ये एरो, क्लियर ना। अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से अवे उधर, पर टेंशन सेम है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, क्लियर। अब यहाँ F फोर्स है, यहाँ T फोर्स, इतनी बात समझ आ गई। इधर एक्सीलरेशन हो रहा है और कोई भी फोर्स लग रहा है इस पे,
एक तो ये हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहे हैं, यस, और भी फोर्स लग रहा है। वर्टिकल पे नीचे इसमें वेट भी तो लग रहा होगा m1g, और ये सरफेस, इस पे ऊपर ये सरफेस है तो इसके ऊपर ये क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना। सपोज R1 नॉर्मल रिएक्शन m1 के लिए, इस सरफेस इस मास पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, एक मतलब एक मास पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं हमने लिख लिया, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर इसकी यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो F, इधर एक्सीलरेशन हो रही है F माइनस टी, पीछे टी, और एक्सीलरेशन इधर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये होगा एक तो F माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर। इधर F पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से, तो ये फोर्स बढ़ी है F माइनस टी इक्वल टू दिस मास इनटू दिस एक्सीलरेशन। क्लियर है इतनी बात। और क्या लग रहा है इसमें, अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा तो R1 कितना है, m1 इंटू जी, दिस इक्वल टू दिस। ऐसे तो कुछ मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये और ये मूवमेंट नहीं है, अगर ऊपर मतलब क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये इक्वल होंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई किसके लिए, फर्स्ट वाले मास के लिए। क्लियर है। अब आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा था यहाँ पर इस मास में, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। अब सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाने को बोला जाए, तो सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम M2 की बात करें, ये M2। अब M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन, इधर भी एक तरह का टेंशन, नीचे वेट, और ऊपर सपोज R2, इस मास की वजह से कुछ नॉर्मल रिएक्शन है R2। क्लियर। इस मास की वजह से कुछ नॉर्मल रिएक्शन है R2। अभी मैं आपको जनरली क्या होता है, ये जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो आपसे नॉर्मल रिएक्शन का पूछते नहीं है। सपोज मैं बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये R1 R2, सपोज नॉर्मल रिएक्शन यहाँ हुआ, तो कितना नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर अगर इक्वेशन की बात करें, ये पूरा सिस्टम तो इधर ही मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से, मतलब ये फोर्स ज्यादा है P माइनस टी डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और दूसरा क्या है R2 इक्वल टू m2 इंटू जी। क्लियर। इधर ही मूव कर रहा है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F नेट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू a, यहाँ से दैट इज इक्वल टू m2 इंटू a, और दूसरा R2 इक्वल टू m2 इंटू g। क्लियर। ऐसे ही अगर थर्ड मास की बात करें m3, अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, m1 m2, यहाँ m3 आएगा ना, m1 m2 m3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है m3 पे, टी डैश टेंशन, इधर क्या फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जीरो, कोई फोर्स नहीं है ना इधर तो कुछ नहीं है, पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है। नीचे फोर्स लग रहा है m3 इंटू जी, और ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन, तो टी डैश माइनस जीरो, कोई फोर्स नहीं है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और दूसरा R3 इक्वल टू m3g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू m3 इंटू ए, टी डैश ए की फोर्स है, और ये भी दो इक्वेशन बन गई 5 और 6। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, आप इस इक्वेशन से कुछ भी चीज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन से कोई भी चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सीलरेशन जो इससे एक्सीलरेशन आएगी वही इससे एक्सीलरेशन आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे सिस्टम की एक एक्सीलरेशन है, तो पूरे सिस्टम की फोर्स क्या होगी, मास, कितना मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास, टोटल फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। तो डायरेक्ट यहां से भी आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो फॉर्मूला से, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होगा ना। पूरा सिस्टम है ये, फ्री बॉडी डायग्राम तो एक सॉल्व करने का तरीका है। पूरा सिस्टम है, उस पर F फोर्स लग रही है, A एक्सीलरेशन है, क्वेश्चन में दिया है, तो फोर्स इक्वल टू मास, कितना मास है, ये फोर्स खींच रहा है तो ये तीनों मास खींच रहे हैं, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, तो यहाँ एक आपको अननोन तो नोन क्वांटिटी मिल जाएगी, बाकी आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो टेंशन एंड स्ट्रिंग। क्लियर। तो फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना है क्वेश्चन, कैसा भी आ जाए, ठीक है। इसमें कभी ऐसा भी केस आता है कि ये ऐसे होते हैं वर्टिकली,
दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3। ओके, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन आ रहा है, ऊपर की तरफ पूरा सिस्टम जो है मूव कर रहा है। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, इसमें सपोज T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है, इसमें T3 टेंशन है। क्लियर है इतनी बात? T1 टेंशन है, T2 टेंशन है और T3 टेंशन। तो आपसे वही पूछा आपसे कि इसमें क्या क्या टेंशन की T1, T2, T3 की वैल्यू क्या होगी, सपोज ये पूछा। ठीक है, T1, T2 और इसको रब कर देते हैं, T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, T1, T2, T3 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं M1 का, ठीक, ऊपर फोर्स लग रहा है T1, ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे अवे, अगर ये T2 दिया हुआ है तो ये भी T2 होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इतनी एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, T2। ठीक, एक्चुअल में ये T2 किसके इक्वल होगा, नीचे एक्चुअल में कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, इसकी वजह से ये और ये, इन दोनों का मास, वेट जो नीचे लग रहा होगा वही तो होगा ना, इस पे कितना खिंचाव आ रहा होगा वो इसके और इसके वेट पे डिपेंड करेगा। सपोज अभी यहाँ T2 है, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बना, यही हुआ ना, T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही M2 के लिए करेंगे, M2 क्या होगा, ऊपर लग रहा है T2, नीचे T3, इस अवे फ्रॉम द पॉइंट पे ये भी क्या लग रहा है, जितना ऊपर जितना टेंशन ऐसे उतना यहाँ है, इस पॉइंट से अवे स्ट्रिंग सेम है, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और तीसरे के लिए M3, M3 के लिए क्या लग रहा है यहाँ पर, M3 के लिए नीचे एक तो हमारे पास T3 है, नीचे क्या लग रहा है, वेट M3G इसका, तो ऊपर क्या लग रहा है इस मास पे T3, इसके लिए तो बस यही वेट है T3 इक्वल टू, और नीचे क्या है M3G, और तो कुछ नहीं है, तो T3 माइनस M3G इक्वल टू M3 इंटू एक्सीलरेशन, यही लग रहा है। ठीक है ना, अब आपको कुछ बुक्स में ऐसा मिलेगा कि डायरेक्ट यहाँ क्या किया होगा, T1 माइनस ये क्या किया होगा, इसमें ये फ्री बॉडी डायग्राम है, आप अगर इसकी वैल्यू डालोगे T3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से T3 की वैल्यू M3A प्लस G, यही वैल्यू आएगी। T3 की कितनी वैल्यू आएगी, M3A प्लस G, यही आया ना। अब आप यहाँ कुछ बुक्स में क्या किया होगा, T1 माइनस नीचे क्या लग रहा है, इसका वेट M1G, इसका वेट M2G, इसका वेट M3G, माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3G इज इक्वल टू मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि पूरे सिस्टम का डायरेक्टली अब मैसेज, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करो या आप ऐसे सॉल्व करो। यहाँ पर अगर आप T2 की वैल्यू डालोगे, T2 की वैल्यू क्या आएगी, M2A प्लस T3, और T3 क्या है, M2A प्लस M3A प्लस G, और फिर यहाँ पर अगर वैल्यू डालो M1A प्लस T2, और T1 कितना आ जाएगा, M1A प्लस T2 कितना है, M2A प्लस M3A प्लस G। क्लियर। जनरली अब इन दोनों क्वेश्चंस में जो है वो क्या फर्क है, देखो आप इन दोनों ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। अब इसमें मैंने नोइंगली एक मिस्टेक करी है जो आपको ध्यान देना है, जो जनरली मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक है, मैंने यहाँ हमने बात करी कि इससे डायरेक्ट करें तो ये आ रहा है T1 माइनस दिस G इंटू एम, तो सही है। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, T1, बाकी सारा सिस्टम मास इंटू एक्सीलरेशन। ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो रहा, बुक्स में जनरली ऐसे सॉल्व किया होता है, बट हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा या क्यों नहीं हो रहा, क्या गलती करी होगी। ये जो मैंने
M1 है, ठीक, M1 पे फोर्स लग रहा है T2, फ्री बॉडी डायग्राम में M1 पे और भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा M1 पे नीचे फोर्स? यस, वेट। ऐसे ही M2 पे फोर्स लग रहा होगा, वेट, और जैसे मैंने M3 पे भी लगाया, ठीक। तो जब यहाँ मैंने किया T1 माइनस, यहाँ क्या आना चाहिए था, एक तो T2 माइनस M1G भी तो आना चाहिए था, माइनस M1G, और ये इक्वल होना चाहिए था मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक। ये गलती होती है। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आई, वो मेरे पास क्या इक्वेशन आई, ये तो ये इसका जो मैंने बोला कि बुक्स में ऐसे सॉल्व किया होता है, ये वाली इक्वेशन थी फ्री बॉडी डायग्राम से। तो ये मेरे पास T1 की वैल्यू कितनी आ गई, M1A प्लस G प्लस T2, ये आ गई। ऐसे ही मैंने T2 में भी ये गलती करी, T3 माइनस M2G, दो फोर्स नीचे थी ना, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2A प्लस G प्लस T3, ठीक। और T3 तो सही था, हमने लिया था इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में। तो फोर्सेस जितनी भी लग रही हैं, यहां पर एक ये फोर्स लग रही है और एक ये भी तो लग रही है ना, M1G, यहां पर भी M2G, यहां भी M3G, क्लियर। तो वो भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम में लेनी चाहिए थी। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ T2 की वैल्यू क्या होगी, M2A प्लस G प्लस M3A प्लस G, तो ये कितना आ जाएगा, M2 प्लस M3A प्लस G, ये T2 आ गया। और इस T2 को यहाँ वैल्यू पुट करूं, M1A प्लस G, जनरली क्या होता है जिसमें सबसे कम फोर्स होती है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तभी इसकी वैल्यू हम इजिली इसमें डालेंगे। और T2 की वैल्यू कितनी है, M2 प्लस M3A प्लस G, इनको करूंगा मैं इकट्ठा, A प्लस G कॉमन लूंगा, ये आ गया T1 की वैल्यू मेरे पास, यही तो है। T1 की वैल्यू यहाँ निकालूंगा, कितना आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3A प्लस G। बुक्स में ऐसे सॉल्व किया होता है, फ्री बॉडी डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम में बस क्या याद रखना है कि सारी फोर्सेस जितनी भी लग रही हैं, उन सारी फोर्सेस को लेना है। जैसे यहाँ गलती करी मैंने, क्या कि मैंने ये वेट वाला फोर्स नहीं लिया, M1G नहीं लिया, साथ में M1G लेंगे तो सॉल्यूशन इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप इसमें आपसे टेंशन पूछें, एक्सीलरेशन पूछें, सिस्टम का कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग मास सिस्टम, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक तरह का क्वेश्चन और पूछते हैं ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन दिया होता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इंक्लाइंड प्लेन दिया होता है। इंक्लाइंड प्लेन पे आपको ऐसे बोला होता है कि इस पे कुछ, 1 सेकेंड लेट मी चेक किया आपको। अब इंक्लाइंड प्लेन आपको ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक। इस पे क्या करेंगे कि ये मास है, यहां पुली है एक, और एक यहां मास लटका है, ठीक है। ये मास है कुछ M1, ये मास है कुछ M2, M1 ग्रेटर है M2 से। ये इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं ना इसको, ये इंक्लाइंड प्लेन। M1 बड़ा है M2 से, तो कहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, एक्सीलरेशन नीचे आएगा, तो यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी, सेम ही स्ट्रिंग है, यहाँ से ऊपर टेंशन लगेगी, एक्सीलरेशन इसमें ऊपर आएगा, क्लियर। या फिर आपको दोनों तरफ भी इंक्लाइंड मिल सकता है, ऐसे कि एक मास यहाँ है, ये पुली है, और एक मास यहाँ पर है, M2 M1, ठीक है। यहाँ अब ये थोड़ा और मतलब सेम चीज है, इसमें एक तरफ मैं एंगल के टर्म्स में बात करूंगा, उसमें दोनों तरफ 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका वही, यहाँ वेट कितना लग रहा है, M2G। अब देखो यहाँ से वेट हमेशा कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ये यहाँ से लगेगा, कितना वेट है M1G। पर ये तो ऐसे वाला सिस्टम है इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यहाँ T लग रहा है, तो यहाँ ये फोर्स, इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये वेट पता है, ठीक है। ये 30 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल सोचो, ये मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया, ठीक। ध्यान से, ये नहीं समझ आता बच्चों को, ये 30 डिग्री है, ये M1G है, ये कितना है,
90 डिग्री, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, 180 टोटल सम होता है, तो ये कितना है मेरे पास एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक, इस मास का परपेंडिकुलर क्या है नॉर्मल ये है, और इसके ऊपर नॉर्मल क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये 60 डिग्री है, ये नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, ये 60 है, ये 90, ये 60, तो ये कितना बचेगा, ये वाला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बचेगा। M1G से ये 60 है, ये ट्राइंगल ये 60 है, ये नॉर्मल है, ये M1 ऐसे पड़ा है ना यहाँ, तो इसके परपेंडिकुलर यही होगा सरफेस के, ठीक है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और नीचे कोई। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना होता है तो नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये तो नहीं है ना M1G, ये तो क्या है वेट लग रहा है, बट इसके वेट तो ऐसे लगेगा जैसे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है मास पे, ठीक है, बट R1 के ऑपोजिट क्या है, जितना R1 है उसके ऑपोजिट ये वाला एरो है, ये कैसे निकालेंगे, बस यही प्रॉब्लम है। M1G है तो इसके लिए मैंने एंगल बताया 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये 60, ये 90, तो ये 30 डिग्री। M1G के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, M1G के साथ वाला कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, इसीलिए ही हम समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, M1G cos 30 डिग्री ये, और इसके सामने वाला ये वाला, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज M1G sin 30 डिग्री। क्लियर इसको, तो अब R1 के इक्वल क्या होगा, M1G cos 30 डिग्री, मास भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जी भी पता है, cos 30 की वैल्यू भी पता है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यही जो सीन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, देखो इस क्वेश्चन को एनलार्ज करके बताता हूं मैं, ये चीज था, ये नीचे क्या लग रहा था M1G, ये वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, ये वाला एंगल ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री। तो ये जो M1G है इसके एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos वाला M1G cos 30, और एंगल के सामने वाला क्या होता है M1G sin 30, बट हमें इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा ये वाले से, तो ये जितना है उतना ही यहाँ होगा, मतलब ये फोर्स उतनी, एक्चुअल में ये सेंटर से लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में लाई करता है, तो ये वाली फोर्स कितनी होगी, ये वाली फोर्स M1G sin 30, मतलब ये वाला कंपोनेंट M1G sin, मतलब वेट का, मतलब ये जो वेट है M1G, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये उसको नीचे धकेल रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, और जो ये वाला कंपोनेंट है M1G cos 30 ये इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत जरूरी है ये समझना, यहाँ भी, और ये तो आप कर ही लोगे। दूसरा इक्वेशन ये क्या है, तो सॉरी यहां से ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ इक्वेशन, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ जा रहा है तो M1G sin 30 बड़ा होगा, माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, और दूसरी क्या बनेगी R1 इक्वल टू ये, अब आपको कोई भी क्वेश्चन में चीज पूछा उसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए इंक्लाइंड प्लेन पे, यही नहीं समझ आता बच्चों को, ठीक है। ये एंगल मैंने बताया, ये ट्राइंगल में 30 90 60, ये पूरा 90 है तो ये 30, आपको यहाँ 60 भी दे सकते हैं, ये 30 डिग्री एंगल है, 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्लियर। यही चीज, सपोज ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ कितना वेट है M1G, ये 60 है, ये इधर 90, तो ये कितना होगा 30, तो ये वाला कंपोनेंट कैसे निकालेंगे 60 डिग्री, दैट इज M1G cos 60, और इधर क्या होगा M1G sin 60, क्लियर। इधर टेंशन सेम, अब ये भी ऐसा ही है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ वेट लग रहा है M2G, ठीक, तो जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन के, ये कंपोनेंट निकालना है मुझे, और दूसरा इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट, तो ये 30 डिग्री है, ये पूरा ट्राइंगल है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है इसके, ये और ये परपेंडिकुलर है ना ये एरो, और ये इंक्लाइंड प्लेन, ये 30 ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा M2G cos 30 डिग्री, M2G cos 30 डिग्री, और इसके सामने वाला M2G sin 30 डिग्री, क्लियर। तो एक बार आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझ आ गया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना है, तो आप उसके बाद इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक बार बस क्या समझ आना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ
वेक्टर्स। अब आपको मैं अब इसकी इक्वेशन तो बन जाएगी इजीली। इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ ये इधर सपोज इधर मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, तो क्या इक्वेशन होगी, m1 g साइन 60 डिग्री माइनस टी, ये तो सेम है टेंशन स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का भी पता लग जाएगा। ऐसे ही ये क्या होगा, टी माइनस m2g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक ऐसी तरह का क्वेश्चन आता है। फ्री बॉडी डायग्राम ही तो है, मैंने इसके लिए पूरी इक्वेशन बना ली, वो लिख लिया, और इसके लिए बना ली इक्वेशन पूरी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना। आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इंक्लाइंड प्लेन में जितना समझाना था ये सफिशिएंट है उतना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 30 डिग्री का एंगल दिया है यहाँ पर, ये एंगल 60 डिग्री दिया है, एक मास दिया है 50 kg। ठीक है, ये यहाँ पुली से बंधा हुआ है ये मास, इधर एक्सेलरेशन ही होगा ऑब्वियसली, ये मास ज्यादा है, ये दिया है 20 kg। क्लियर, एक 50 kg मास दिया है और 20 kg मास दिया, 20 यहाँ ले लो, 30 kg मास, 50 kg मास दिया और 30 kg मास दिया, 30 और 60 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। इस पॉइंट से वे सपोज मैं टेंशन भी बता रहा हूँ, इस यहाँ ये टेंशन है, ये टेंशन, सेम ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें निकालना है एक्सीलरेशन और टेंशन। यहाँ लिख देता हूं मैं, फाइंड एक्सीलरेशन इन ईच ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ। फाइंड एक्सीलरेशन इन ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्री बॉडी डायग्राम से। फाइंड एक्सीलरेशन इन ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ईच ब्लॉक के एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, बस यूं ही बोला हुआ, एक्सीलरेशन तो सेम होगी ना, ये एक सिस्टम है, एक एक्सीलरेशन, जितनी एक्सीलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा उतनी एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। क्लियर, बट इसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक्सीलरेशन तो सेम आएगी। आप जो भी आंसर में निकालोगे, फर्क क्या होगा कि जो इसका एक्सीलरेशन सेम होगी, जो इसका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है स्ट्रिंग में और टेंशन निकालना है। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक और चीज इसमें निकाल सकते हो आप, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक। तो समझ आ गया, नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, इसके परपेंडिकुलर ये निकालना है। इसके परपेंडिकुलर में ये वाला कंपोनेंट होगा जो मैंने अभी आपको बताया, वो आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से लेक्चर सुनना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर बताना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।